नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस। और साइंस में जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा मिरर यानी दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण या जिसको क्या कहा जाता है मिरर। तो दर्पण होता है, दर्पण अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। तो आज हम सबसे पहले गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण इसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर कहा जाता है और यहां से एसएससी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण होता है किसी गोलाकार सतह से, जैसे ये कोई गोलाकार तल होता है और इस तल से जो दर्पण बनाया जाता है उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है और अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। तो देखिए जो गोलीय दर्पण होता है ये एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ये किसी गोल तल से बनाए गए दर्पण होते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका बीच का जो भाग होता है ये उभरा हुआ होता है, इस शेप में होता है। जैसे यहां से इसका बीच वाला भाग होता है ये उभरा हुआ होता है और कॉनकेव मिरर होता है इसका जो बीच वाला भाग होता है ये धंसा हुआ होता है, इस शेप में होता है। तो यहां से एक मेन क्वेश्चन ये बनता है कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है ये जो बाहर से जो किरणें इसके ऊपर आएंगी उन किरणों को क्या करेगा, ये फैलाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। डाइवर्जेंट मिरर यानी इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण कहा जाता है। और जो अवतल दर्पण होता है ये जो किरणें आएंगी इसके ऊपर उन किरणों को क्या करेगा, सिकोड़ेगा। तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जेंट मिरर। इसको क्या कहा जाता है, कॉन्वर्जेंट मिरर या अभिसारी दर्पण। देखिए आपको यहां से क्वेश्चन या चित्र याद रखना है, जो किरणों को सिकुड़ता है उसको क्या कहेंगे, अभिसारी, और जो किरणों को फैलाता है उसको क्या कहेंगे, अपसारी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पुटअप किया जाता है, तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे अपसारी और अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, या कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर कौन सा होता है। और इसमें ये जो गोलीय दर्पण की जो लेयर होती है वो भी आपको ध्यान रखना है। जो गोलीय तल होता है उस तल में एक तरफ जो होती है वो पारे की कलाई होती है, एक तरफ पारे की कलाई होती है। ये जो शेडिंग किया गया है ये पारे की कलाई होती है, या यहां पर एक लेयर होती है आयरन ऑक्साइड की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों पारे की कलई या आयरन ऑक्साइड होती है। और जो दूसरा तल होता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक तल कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण जो स्फेरिकल मिरर होता है ये दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल को हम ये बोलेंगे अपसारी और अवतल को क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं ये किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। तो गोले के कटे हुए भाग होते हैं, तो गोले की जो यहां पर जो सेंटर होता है, गोले का जो केंद्र होता है उसको हम इस दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो यहां पर ये क्या होता है, इसका जैसे जो गोला होता है उस गोले की ये जो केंद्र है, ये केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, यानी सी बोलते हैं इसको, या हिंदी में इसको वक्रता केंद्र कहेंगे और इंग्लिश में इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं। जो ये केंद्र होता है उस गोले का उसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और ये जो होता है इस दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है, पोल या ध्रुव कहा जाता है। पोल और ध्रुव को जो लाइन मिलाती है उसके बीच में क्या होती है, इस दर्पण की
फोकस होती हैं, तो इसको किससे लिखा जाता है? अप से लिखा जाता है। फोकस कहाँ होती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होती है? फोकस होती है। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा? एफ बराबर क्या होती है? जो रेडियस होती है उसका क्या होता है? आधा होता है। यानी आप क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसको हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। यानी फोकस जो होती है, फोकस क्या होती है? वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप उसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो यहां से क्या निकल आएगी? फोकस। तो ये पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर फोकस क्या होती है, ध्रुव क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है। इसके बाद आप इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, वस्तु जो बाईं ओर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उसके दर्पण के दाईं ओर भी बन सकता है और उसके बाईं ओर भी बन सकता है। आपको यह समझना है कि जो वस्तु रखी गई है और प्रतिबिंब जो बनेगा तो उनकी जो दूरियां होती हैं वो कहां से ली जाती हैं? ध्रुव से ली जाती है। जैसे कोई वस्तु इसके बाईं ओर रखी गई है तो उसकी जो दूरी है वो हम कहां से लेंगे? इस ध्रुव से लेंगे। तो वस्तु की जो दूरी होगी वो इस ध्रुव से लेंगे तो उसको हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो वो दूरी किस में लिखी जाएगी? माइनस में लिखी जाएगी। जैसे कोई प्रतिबिंब बन रहा है और वो प्रतिबिंब इसके दाईं ओर बना है, तो दाईं ओर बना तो उस प्रतिबिंब की दूरी हम किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। तो आपको कोई भी दूरी लेनी है, वस्तु की दूरी या उसके प्रतिबिंब की दूरी, तो वो हम कहां से लेंगे? ध्रुव से लेंगे। ध्रुव के बाईं ओर माइनस में आएगी और दाईं ओर प्लस में आएगी। तो इनकी सहायता से देखिए हम एक दर्पण का फोकस का सूत्र भी याद रखेंगे। दर्पण की फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है। दर्पण की फोकस दूरी किससे निकाल जाएगी? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और इसके साथ एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, दर्पण का जो आवर्धन होता है, आवर्धन, दर्पण का आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है जिसको हम किससे लिखते हैं? अम से लिखा जाता है। वो किसके बराबर होता है? अम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में क्या होता है? वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बटे में होती है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। तो ये आपको मैग्निफिकेशन याद रखना है कि मैग्निफिकेशन जो होता है मिरर का वो होता क्या है। आपको डेफिनेशन में भी याद रखना है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? मैग्निफिकेशन कहा जाता है, जिसको हम किससे लिखते हैं? अम से लिखा जाता है। और आप इसको शॉर्ट में भी ये भी लिख सकते हो, जैसे हम प्रतिबिंब की जो लंबाई है उसको हम h1 से लेते हैं और वस्तु की हाइट है उसको मैंने h से लिया, तो h1/h इक्वल टू जैसे प्रतिबिंब की दूरी मैंने v से ले रखी है और वस्तु की दूरी u से, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका है? मैग्निफिकेशन का है। और ये फॉर्मूला किसका है? दर्पण की फोकस दूरी का है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां बनता है, तो इसके बारे में देखिए। उत्तल दर्पण की शेप इस तरह देखिए आप, ये उत्तल दर्पण की शेप होती है। मैं इसको यहां से कवर कर देता हूं। तो ये शेप किसकी है? उत्तल दर्पण की है। और ये हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान रेखा होती है वो हम बना लेते हैं इस तरह। ये इसकी क्या है?
प्रधान रेखा है या प्रिंसिपल एक्सिस है या इसका मुख्य एक्स है। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, यदि यहां पर वस्तु रखी गई है तो पहले तो आप इसको ये देखिए, ये इसका क्या है, सी है, और ये यहां पर इसका क्या बनेगा, अप बनेगा, और ये इसका क्या है, पी बनेगा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो दो जगह हम वस्तु को रख के बनाएंगे। तो देखिए एक तो सबसे पहले वस्तु अनंत पर रखी गई है, अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा इसकी फोकस पर बनेगा। तो आप ध्यान देंगे यदि वस्तु अनंत पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत पर है प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके फोकस पर बनेगा, और इसका आकार बिंदु के आकार का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिंदु के आकार, यानी हम क्या कह सकते हैं, बहुत छोटा बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और इसके साथ एक चीज और आप याद रखेंगे, अगर वस्तु यहां इसके बाईं ओर रखी गई है और प्रतिबिंब जो इस ध्रुव के दाईं ओर बन रहा है, यानी इसके पीछे बना है, तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पीछे बन रहा है। पीछे के साथ साथ हमें आपको ये भी याद रखना है कि पीछे बनेगा तो वो क्या बनेगा, आभासी। एक पॉइंट ये भी समझना है, पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो देखिए आपको ये पॉइंट याद रखना, अगर प्रतिबिंब पीछे बना है, दर्पण में कहीं पर भी प्रतिबिंब पीछे बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आभासी, और आभासी होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, सीधा कहेंगे। तो आभासी और सीधा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में पहला आपने प्रतिबिंब याद रखा है कि अनंत पर वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, यानी कि बहुत छोटा बनेगा, और ये कैसा रहेगा, आभासी रहेगा, और कैसा रहेगा, ये सीधा रहेगा। दूसरा, यदि वस्तु देखिए अनंत और ध्रुव के बीच में है, अनंत व ध्रुव के बीच में है, अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी गई है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो आप अच्छी तरह याद रखेंगे, यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां लिखना है, ध्रुव व फोकस के बीच, यानी इसके पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। दूसरा, इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा होगा, और कैसा बनेगा, अगर छोटा है तो ये आभासी बनेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि छोटा है और आभासी है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। ये एग्जाम का मेन पॉइंट हो सकता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है तो वस्तु कहाँ रखी गई है। आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या किसी वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो वस्तु कहाँ रखी गई है। इस तरह से एसएससी लेवल में, एचएसएससी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग बहुत ही सामान्य उपयोग हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग किन किन में होता है, एक तो गाड़ी के पश्च दृश्य देखने के लिए, पश्च दृश्य देखने के लिए बगल में लगाया जाता है, यानी साइड मिरर होता है जो पीछे का दृश्य देखने का काम आता है, यानी वो बगल में लगाया जाता है। तो एक तो ये होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। दूसरा मेन क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां करते हैं, परावर्तक लंपों में करते हैं। परावर्तक लंपों में भी इसका उपयोग होता है। जैसे स्ट्रीट लाइट होती हैं
उनके अंदर जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि वो क्या करेगी, अगर यहां पर बल्ब लगा रखा तो वो बल्ब की लाइट को बिखेरेगा, तो यहां से आपको ये समझना कि इसकी शेप कैसी बनी है, उत्तल बनी है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वो किसमें होता है? परावर्तक लंपों में होता है, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट होती है उनमें कौन से दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। और एक पॉइंट और आप देखिए, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड में होता है, लेकिन जो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखने हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि अवतल दर्पण जो होता है उसकी शेप कैसी होती है? इस तरह की शेप होती है अवतल दर्पण की। तो ये हम बना लेते हैं, ये है अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी है, और यहां पर ये इसकी क्या रहेगी, आप यहां पर इसको फोकस कह सकते हो, इसकी ये सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसकी क्या है? एफ है, और ये इसका क्या है? पोल है। तो ये तीन चीजें देखिए, अवतल दर्पण की यहां पर वक्रता त्रिज्या होगी, ये इसका फोकस है, और ये इसका क्या है? ध्रुव है। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि वस्तु कहां हो सकती है। वस्तु अनंत पर हम लेके चलेंगे, तो सबसे पहले हम वस्तु अनंत पर लेके चलते हैं। जैसे इधर हमने ये एक दूरी बना ली है और अनंत के ऊपर यहां पर कोई वस्तु रखी है, सपोज कि यहां पर कोई वस्तु रखी गई है, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहला प्रतिबिंब बना के चलते हैं, वस्तु अनंत पर है। वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। और जब वस्तु अनंत पर होगी तो आप यहां से देखिए, ये हमें यहां टकराएंगी ये किरणें, और यहां टकरा करके ये कहां जाएगी? अनंत पर होगी तो ये यहां जाएगी फोकस के ऊपर। दूसरी किरण यहां से आएगी तो वो यहां से गुजर के जाएगी, वो यहां से गुजरेगी। तो ये जो यहां से गुजर रही है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब दो किरणें दर्पण में कहीं पर क्रॉस करती हैं तो वहीं पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों जो रेज आई हैं वस्तु से, वो दोनों रेज कहां क्रॉस कर रही हैं? फोकस के ऊपर। तो आपको एक चीज तो यही समझनी है कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। एक तो अच्छा क्वेश्चन आप ये याद रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनना है? फोकस पर बनना है। दूसरा देखिए, फोकस पर बनेगा तो आपको एक डायरेक्ट अगर पॉइंट याद रखना है कि जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के आगे बना है, नहीं कि पीछे बना है। अगर आगे बना है तो आप डायरेक्ट भी इसको कह सकते हो, आगे बनेगा तो कैसा बनेगा? ये वास्तविक व उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आपको जल्दी उत्तर देना है तो आपको यही पॉइंट समझ के देखना अच्छी तरह से कि जो प्रतिबिंब इस ध्रुव और वक्रता के अंदर, या इसमें आप ये कह सकते हो दर्पण के आगे बन रहा है, जिधर वस्तु रखी गई है उधर बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे? वास्तविक है और उल्टा है। और अगर दर्पण के पीछे गया है, जिधर वस्तु रखी उससे अपोजिट बना है, तो आप उसमें क्या कहेंगे? आभासी और सीधा कहेंगे। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनना है? नंबर एक तो फोकस पर बनेगा, सेकंड ये वर्ड आपके समझ में आ गया, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इसके बाद देखिए हम इसी से दूसरा क्वेश्चन बना के चलेंगे। अब यदि वस्तु यहां फोकस पर रखी गई है, यदि वस्तु यहां फोकस पर रखी गई है, तो देखिए आप, ये वस्तु रखी गई फोकस के ऊपर, ये वस्तु है, ये जो वस्तु है ये यहां से इसकी रेज जाएगी, ये रेज यहां जाएगी और ये रेज यहां नीचे चली जाएगी, डॉट डॉट में शो कर रहा हूं इसमें। दूसरा, इसकी जो रेज है जो यहां जाएगी ऊपर, तो ये जो रेज है इसकी, ये टकरा करके भी ये नीचे आएगी, ये इस तरह। तो आप ये समझेंगे जो यहां से किरण गई है दर्पण के ऊपर, ये टकरा करके ये इधर आएगी,
और ये जो किरण है ये यहां तक भी जाएगी तो ये यहां से टकरा करके इधर जाएगी, यानी ये दोनों पैरेलल जानी शुरू हो जाएंगी। आपको क्या समझना है, वस्तु यदि फोकस पर है, वस्तु यदि फोकस पर रखी गई है तो ये कहीं अनंत पर जाकर के प्रतिबिंब बनाएगी, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और बस फिर वही पॉइंट आपको लिखना है, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। तो ये क्या बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। अब एक चीज देखिए आप, ये यहां पर जो हमने वस्तु रखी है इससे दो किरणें निकली हैं, एक किरण तो यहां गई है और ये टकरा कर इसके वक्रता के अंदर से गुजर गई है, और दूसरी जो किरण है जो यहां टकरा करके ये जा रही है, जो इसके पैरेलल जाएंगी, ये दोनों किरणें क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। ये टकरा करके तो इसकी कहां से निकल जाएगी, वक्रता के अंदर से निकलेगी, और ये टकरा करके इसके इधर से निकल जाएगी, तो दोनों क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगे। तो ये जाएंगे तो आगे जो प्रतिबिंब बनाएंगे, तो आगे का जो प्रतिबिंब यहां से कैसे बनता चला जाएगा, बड़ा बनेगा। तो आप समझिए, अनंत से वस्तु आई है यहां पर तो ये सिकुड़ गई यानी छोटा बना दिया है, और यहां पर ये किरणें जो पीछे जाएंगी तो आगे फैलती चली जाएंगी, और इनकी दूरी अधिक होती चली जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, देखो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और आकार में यहां पर अब क्या लिखना है, इसमें तो क्या लिखना है, छोटा बनेगा, और यहां क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें छोटा बनना और इसमें बड़ा बनेगा। कई बार क्या होता है, यहां पर आपको ऑप्शन में देता है कि छोटा या बहुत छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा। उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, अगर यहां छोटा और बहुत छोटा दिया गया तो आपको ये क्या बोलना, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, और ये क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझ करके आपको तैयार करना है कि जब प्रतिबिंब बहुत छोटा नजर आ रहा है तो वस्तु कहां रखी गई है। तो वस्तु अवतल दर्पण में आपको बताना है कहां रखी गई है, अनंत पर। सेकंड, यदि प्रतिबिंब बहुत बड़ा नजर आया है, बहुत बड़ा बना है, तो वस्तु कहां रखी गई है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल समझ करके इस टॉपिक को तैयार करते रहिए। तीसरा जो प्रतिबिंब होगा, इसमें देखिए आप इस तरह समझ के चलो, ये अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण में वस्तु, पहले प्रतिबिंब में हमने वस्तु कहां रखी है, पहले प्रतिबिंब में वस्तु थी अनंत पर, तो ये हम इसमें C ले लेते हैं, ये इसका F है और ये इसका क्या है, P है, और ये इसकी बैक साइड हो जाएगी। अब देखिए तीसरे प्रतिबिंब में आपको क्या करना है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। तो हम यहां पर समझ लेते हैं कि वस्तु इस जगह है, ये कोई वस्तु रखी गई है, ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है। ये अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है मतलब ये कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब वस्तु कहां रखी गई है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। तो यहां से जो किरण जाएगी तो ये किरण यहां टकरा करके इसकी फोकस से गुजर जाएगी, तो एक किरण तो ये इसकी फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी जो किरण है वो यहां से होकर के इसकी वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी। ये कहां से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो आप यहां से खुद समझिए, ये यहां फोकस से गुजरी और दूसरी कहां से गुजरी है, इसके वक्रता केंद्र से। तो प्रतिबिंब कहां बन गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा, इमेज यहां बन के आएगी, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये है। तो आपको क्या लिखना है, वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब, हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता
केंद्र व फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। दूसरा, ये प्रतिबिंब इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, आगे बन रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरा, आप यहां पर क्या कह सकते हो, इस जगह जो प्रतिबिंब बनेगा ये छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, यहां पर क्या करना है आपको, छोटा बनेगा। अगला जो प्रतिबिंब है 4 नंबर प्रतिबिंब, 4 नंबर में भी हम इसी जगह समझेंगे। जैसे यहां पर जो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो 4 नंबर प्रतिबिंब में आप क्या समझेंगे कि वस्तु कहां रखी गई है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है। तो उसमें जो प्रतिबिंब होगा वो कैसे बनेगा, देखिए, वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी गई है, फोकस के बीच रखी हुई है। तो इसमें जो वस्तु रखी गई है वो यहां रखी गई है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। हम ये बना लेते हैं, इसमें वस्तु यानी ऑब्जेक्ट ये है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो वो यहां पर है। अब ये वस्तु रखी गई है तो यहां से इसमें से रेज निकलेगी, तो एक किरण तो कहां से चली जाएगी, इसकी फोकस से चली जाएगी, और दूसरी कहां से जाएगी, जैसे ये यहां से टकरा करके इसकी वक्रता केंद्र से निकल जाएगी। तो आपको ये देखना है कि अगर यहां वस्तु रखी गई है तो एक किरण इसकी वक्रता केंद्र से निकलेगी तो ये जाएगी, और दूसरी यहां से इसकी फोकस से गुजरेगी। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाएगी, वास्तविक। सेम लिखेंगे आप, आगे बन रहा है तो वास्तविक, और देखिए उल्टा बन रहा है, इधर से क्रॉस इधर आगे जा रही है तो इधर आगे जाएंगे तो कैसा बनाएंगे, वास्तविक व उल्टा और बड़ा। बहुत बड़ा नहीं, क्या बनेगा, इसमें बड़ा बनेगा। तो आप ये समझेंगे वास्तविक व उल्टा और बड़ा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। लेकिन इससे पहले वाले 2 प्रतिबिंब आपने पढ़े, जब वस्तु अनंत पर रखी गई थी उसमें बहुत छोटा, और जब वस्तु फोकस पर थी तो उसमें बहुत बड़ा। और इसमें जब वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा और छोटा बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जैसे हम ये लेके चलेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के यहां बीच में बनेगा, तो ये बीच में बनेगा तो आप क्या कह सकते हैं, ये कैसा होगा, बड़ा होगा। तो अभी तक आपने 4 प्रतिबिंब पढ़ लिए हैं। अवतल दर्पण में देखिए 5वां जो प्रतिबिंब हम लेके चलेंगे, 5वां प्रतिबिंब में आप क्या करेंगे कि वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र पर रखी गई है। देखिए हमने थोड़ा ये बना लिया इस तरह, ये पी कर लेंगे, ये इसका F हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। जब कोई वस्तु है वो कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र पर रखी गई है। ऑब्जेक्ट अब आपका यहां पर है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या लेके चलेंगे, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो आपको ये डायरेक्ट ही समझ लेना है कि प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और वो कैसे बनेगा, देखिए यहां से जो रेज आई, ये रेज यहां टकराई और इसकी फोकस से क्रॉस कर जाएगी, तो ये रेज यहां से क्रॉस कर रही है। दूसरी जो रेज यहां से जाएगी इसकी फोकस के ऊपर से, और फोकस के ऊपर से जाएगी वो यहां टकरा करके फिर यहां आ जाएगी। दूसरी रेज यहां गई है, यहां टकरा करके इधर आई है, तो आप इसको ये समझेंगे कि ये जस्ट कहां आ गई है, वक्रता केंद्र के ऊपर दोनों मिलेंगे। ये यहां पर दोनों आपको कहां मिलानी है, वक्रता केंद्र के ऊपर मिलानी है दोनों ये, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बनेगा, जहां पर 2 किरणें क्रॉस करेंगे वहीं बनेगा। तो आप इसको ये यहां पर मिलेंगे दोनों के दोनों, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, समान आकार का,
समान आकार, जितना वस्तु का आकार है उसी आकार का बनेगा, यानी समान आकार का बनेगा। और क्या बनेगा? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। तो देखिए आपको इस तरह ही ये सारे प्रतिबिंब कवर करने हैं कि जो वस्तु है वो कहाँ रखी गई है। इस तरह आपको क्वेश्चन देगा। जैसे आपको क्वेश्चन यही दिया गया कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या ये पूछ सकता है कि प्रतिबिंब अगर वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु कहाँ रखी गई है। इस तरह क्वेश्चन बनता है। अवतल दर्पण में जो छठा प्रतिबिंब रहेगा, ये प्रतिबिंब कैसे रहेगा? देखिए ये अवतल दर्पण की शेप है, ये P हो गया, ये F हो गया और ये हो गया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल हो गया, तीनों चीजें। अब वस्तु कहाँ रखी गई है? वस्तु रखी गई है फोकस और ध्रुव के बीच में। अब वस्तु कहाँ रखी गई है? फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है। यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में हो, यहां हो, जैसे फोकस और ध्रुव के बीच में यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट जो रखा गया है तो ये अपना जो प्रतिबिंब बनाएगा, ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इसकी दो रेज देखिए कैसे निकलेंगी। इसकी दो रेज, एक तो रेज यहां से निकलेगी और ये यहां टकराएगी और यहां टकरा करके ये वापस चली जाएगी, इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी। और दूसरी रेज होगी वो इसमें टकरा करके कहां से चली जाएगी? ये जैसे इसकी फोकस से गुजर रही है। तो आपको ये समझना है कि ये दोनों की दोनों किरणें कहीं ना कहीं इस दर्पण के पीछे मिलती हुई नजर आएंगी। तो जहां पर ये प्रतिबिंब बनाएंगी तो वो हिस्सा कहां होगा? इसका दर्पण के पीछे चला जाएगा। तो आपको ये बात समझनी है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि किरणें वहां मिलेंगी दोनों के दोनों। तो आपको क्या लिखना है? ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। पीछे गया है, बड़ा बनाया, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आभासी बनेगा। तीनों के तीनों पॉइंट आपको ध्यान देना है, बड़ा और आभासी बनेगा। बड़ा है, आभासी है, तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, छठा जो प्रतिबिंब होता है उसमें वस्तु कहां रखी गई है? फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है, तो उसमें प्रतिबिंब कहां बनेगा? पीछे बनेगा। तो देखिए जो 6 के 6 प्रतिबिंब मैंने आपको बताए हैं, 6 में ग्रुप बना करके आपको बताया है। पहला और दूसरा, जब हमने देखिए पहले में वस्तु कहां रखी गई थी? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पर। दूसरे वस्तु कहां रखी थी? फोकस पर, और प्रतिबिंब कहां बना था? अनंत पर। तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर सकते हो। अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा, जब वस्तु फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा। दो, तीसरे प्रतिबिंब में मैंने आपको बताया कि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और 4 में हमने क्या पढ़ा है कि वस्तु जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां जाएगा? ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। 5वें में हमने क्या पढ़ा है कि वस्तु कहां रखी गई है? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। और 6वें में हमने क्या पढ़ा है कि वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। इसका कंफ्यूजन आप आसानी से दूर कर सकते हो कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो हम क्या कहेंगे? आभासी कहेंगे। और आभासी होगा तो कैसा बन रहा है? वो सीधा बन रहा है। तो आप इसमें ये कंफ्यूजन बचाएंगे। दूसरा, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आगे बन रहे हैं दर्पण के, वो सारे के सारे क्या होंगे? वास्तविक होंगे और वो उल्टे होंगे। तो इस तरह से आपने 6 के 6 प्रतिबिंब हैं, उनको अच्छी तरह याद रखना है। और इस
के उपयोग में देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के जो उपयोग है, एक तो सबसे पहले आप ईएनटी डॉक्टर, दूसरा सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, और तीसरा आपको याद रखना है गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में, और चौथा आपको याद रखना है सर्च लाइट में। सर्च लाइट जो टॉर्च होती है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आज का जो अपना टॉपिक था ये गोलीय दर्पण के बारे में था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहां बनता है। अब इसके बाद जो इन दोनों दर्पणों के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो अगले पार्ट में आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। और आप अपने चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये एनसीईआरटी के बुक से पढ़ाया जा रहा है। आपको एक अच्छे तरीके से जो टॉपिक हैं वो कोचिंग के मेथड से ही सोल्व करवाए जा रहे हैं। आप इनको तैयार करते रहें और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।